सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। विधायिका के अधिकार, प्रांतीय विधायिका के अंतर्गत विधायिका को क्या अधिकार मिलने चाहिए, किन अधिकारों की बात यहाँ पर बात की गई है साउथ बोरो कमेटी की रिपोर्ट में, और उस पर बाबा साहब की क्या प्रतिक्रिया है। आज के इस अम्बेडकर संदेश में जिन बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति और उसे पदच्युत करने का अधिकार, विशेषाधिकारों की व्याख्या का अधिकार, प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार और विनियोग का अधिकार, साथ ही साथ हम बात करेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण का अधिकार, और लास्ट बिंदु यहाँ रहेगा संविधान संशोधन का अधिकार। इन अधिकारों के बारे में प्रांतीय विधायिका को जो भी अधिकार यहाँ प्रदान किए गए साउथ बोरो कमेटी के द्वारा, इन सभी अधिकारों को एक एक कर हम आपके समक्ष रखेंगे, और साथ ही साथ बाबा साहब का विश्लेषण क्या है, इन्हीं बिंदुओं को लेकर बाबा साहब की रिपोर्ट क्या है। क्योंकि आपको मालूम है साउथ बोरो कमेटी से बाबा साहब संतुष्ट नहीं थे, साउथ बोरो कमेटी की रिपोर्ट से बाबा साहब संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में बाबा साहब ने स्वयं अपनी अलग से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है भारत सरकार के समक्ष, और इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो बाबा साहब उन बिंदुओं को लेकर अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। आज के अम्बेडकर संदेश में हम पूरा चैप्टर, अध्याय नंबर 6 है यहाँ पर विधायिका के अधिकार, और पूरा चैप्टर आज ही समाप्त करेंगे। अपेक्षाकृत थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ वॉच करेंगे तो निश्चित ही आज आपका बड़ा मार्गदर्शन बाबा साहब के इस लेख के माध्यम से होने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 78 से लेकर 82 तक हम आज बात करने वाले हैं। आज का अम्बेडकर संदेश BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति और उसे पदच्युत करने का अधिकार 1919 के सुधारों के पहले गवर्नर, जो प्रांतीय कार्यपालिका का प्रमुख था, प्रांतीय विधायिका का अध्यक्ष होता था। 1919 में लागू सुधारों से प्रांतीय विधायिका ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया था कि वह अपने किसी सदस्य को उसका अध्यक्ष निर्वाचित कर सके और चाहे तो उसे पद से हटा सके। यह एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था, लेकिन इस विशेषाधिकार के उपयोग में कुछ शर्तें लगी थी। अध्यक्ष की नियुक्ति की गवर्नर से पुष्टि करनी होती थी और उसको हटाए जाने पर भी उसकी सहमति आवश्यक थी। ये शर्तें उस समय की अवशेष हैं। कार्यपालिका विधायिका से सर्वोपरि थी। डोमिनियनों के संविधान में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। वे विधायिका की स्वतंत्रता के प्रतिकूल हैं और उन्हें हटाना ही होगा। हम ये मानते हैं कि निश्चय ही अध्यक्ष कार्यपालिका के नियंत्रण में न रहे, पर प्रश्न यह है कि क्या उसे न्यायपालिका के नियंत्रण से भी मुक्त रखा जाए। भारत सरकार अधिनियम की धारा 110 में ये व्याख्या की गई है कि वे कौन से अधिकारी और मामले हैं जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त हैं। विधान परिषद का अध्यक्ष उन अधिकारियों में शामिल नहीं है जिन्हें ये उन्मुक्त मिली हुई है। इस स्थिति में विधायिका का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका अर्थ है कि अध्यक्ष के रूप में उसके आचरण को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ऐसी आशंका है कि इससे खिंचाऊ मुकदमेबाजी के लिए भारी गुंजाइश पैदा हो जाएगी और विधायिका के कार्य संचालन में भारी विलंब होगा। इसे दूर करने के लिए कहा गया है कि अध्यक्ष को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा जाए। मैं इस परिवर्तन के विरुद्ध हूं और यथास्थिति चाहता हूं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, विशेषाधिकारों की व्याख्या का अधिकार। इस संबंध में साउथ बोरो कमेटी की रिपोर्ट में क्या बात कही गई है। बात साहब लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये आवश्यक है कि विधायिका को उसके लिए समुचित रूप से जरूरी हर अधिकार दिया जाए ताकि वे बनी रहे और अपने लिए नियत कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन कर सके। वर्तमान कानून के अधीन प्रांतीय विधायिकाओं की स्थिति बहुत असंतोषजनक है। विधायिका के सदस्यों को उन्मुक्ति के केवल कुछ अधिकार दिए गए हैं। विधान परिषद के नियमों के नियम 17 के अधीन अध्यक्ष को मामूली से अधिकार प्राप्त हैं। उनके अधीन वह अनुशासन भंग करने वाले किसी सदस्य को सदन से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा कानून विधायिका को कोई ऐसा प्राधिकार नहीं देता जिसके अधीन वह ऐसे किसी गलत काम से अपनी रक्षा कर सके जो उसके काम में खलल डालने या उसकी गरिमा को गिराने के लिए किया गया हो। विधायिका को अब और अधिक समय तक ऐसे किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः मैं ये सिफारिश करता हूं कि डोमिनियन
विधायिकाओं की भांति प्रांतीय विधायिकाओं को विहित सीमाओं के भीतर यह अधिकार दिया जाए कि वे कानून द्वारा उन अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को परिभाषित कर सकें जिन्हें वे अपने हित के लिए जरूरी समझते हों। प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार। बंबई विधान परिषद का कार्य संचालन भारत सरकार अधिनियम की धारा 73(6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होता है। इसी अधिनियम की धारा 72(7) के अधीन बनाए गए स्थायी आदेश इन नियमों की अनुपूर्ति करते हैं। प्रक्रिया की इस संहिता को तैयार करने में प्रांतीय विधायिका को कोई हाथ नहीं रहा है। स्थायी आदेश गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने बनाए थे। हालांकि विधायिका को उनमें संशोधन के सुझाव देने की आजादी थी, परंतु ये नियम धारा 129 का के उपबंधों के अधीन गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाती है। इनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रांतीय विधायिका को उनमें कोई परिवर्तन या उन्हें रद्द करने का कोई अधिकार नहीं। मेरी राय है कि प्रांतीय विधायिका को यह अधिकार मिले कि वह अपनी प्रक्रिया को स्वयं ही विनियमित करे। लगता है प्रांतीय विधायिकाओं को ऐसी स्वतंत्रता देने में कठिनाई यह रही होगी कि कुछ नियमों में ऐसे उपबंध हैं जो अन्य देशों में उनके संवैधानिक कानून के अंग हैं, जिससे नियमों में संशोधन करने का अधिकार संविधान में संशोधन करने का अधिकार बन जाता है। परंतु इस कठिनाई से सहज ही छुटकारा पाया जा सकता है यदि प्रयास किया जाए कि ऐसे नियम भारत सरकार अधिनियम की धारा के रूप में बनाए जाएं। यदि ऐसा किया जाता है तो जो सिफारिशें मैंने की हैं उन्हें लागू किया जा सकता है और प्रांतीय विधायिकाओं को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा की डोमिनियन विधायिका की बराबरी पर लाया जा सकता है। अगला यहाँ पर अधिकार है विधायिका को कानून बनाने का अधिकार। भारत सरकार अधिनियम की धारा 80(ग) में यह व्यवस्था है कि किसी भी स्थानीय विधायिका के किसी सदस्य के लिए यह वैध नहीं होगा कि वह गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई ऐसा विधेयक पेश कर सके जिसका संबंध प्रांत के लोग राजस्व या उन राजस्वों पर प्रभार लागू करने से हो। यह धारा विधायिका के अधिकारों पर कठोर अंकुश है। यह उन दिनों की याद दिलाती है जब लोगों की देश के कामकाज के प्रशासन में कोई आवाज नहीं होती थी। इन अधिकारों को बरकरार रखना उस विधायिका के प्रतिकूल होगा जो कार्यपालिका से कहीं ऊंची है। इसलिए इस धारा को हटाया जाए। गवर्नर को फिर भी यह अधिकार रहेगा कि वह अपने वीटो अधिकार से उस कानून को रद्द कर दे जो परिषद ने पास किया हो। यह अधिकार पर्याप्त होना ही चाहिए। उससे अधिक अधिकार उस हैसियत के अनुरूप नहीं होगा जिसे वह पूर्ण मंत्रिमंडलीय दायित्व प्रणाली के अधीन प्राप्त करेगा। विनियोग का अधिकार। विधान परिषद को धारा 72(घ) के अधीन ये अधिकार है कि वह किसी मांग को मंजूर करे या न करे या उसमें उल्लिखित राशि को कम कर दे। वह चाहे तो समूचे अनुदान को कम कर दे या फिर अनुदान में शामिल किसी मद के खर्च में कटौती या उसका लोप कर दे। यह अधिकार कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों के तहत मिला हुआ है। यदि मांग किसी आरक्षित विषय के बारे में हो तो गवर्नर को यह अधिकार है कि वह विधायिका के फैसले को रद्द कर सकता है यदि प्रमाणित कर दे कि मांग में जिस खर्च की व्यवस्था की गई है वह विषय के बारे में उसके दायित्व निर्वाह के लिए अति आवश्यक है। धारा 72(घ) खंड 2(ख) में शामिल एक अन्य परंतु के अनुसार विधायिका की विनियोग संबंधी शक्तियां सीमित कर दी गई हैं। इसके तहत गवर्नर को यह अधिकार है कि वह आपात स्थिति में ऐसे व्यय का अधिकार दे दे जो उसकी राय में प्रांत की सुरक्षा और शांति के लिए या किसी विभाग के संचालन के लिए आवश्यक हो। ये भी विधान परिषद के अधिकारों पर अति कठोर अंकुश है। मेरा सुझाव है कि अधिनियम से इन्हें निकाल दिया जाए। पहले परंतु के अधीन गवर्नर को जो अधिकार दिए गए हैं उनके लिए ऐसी सरकार में कोई स्थान नहीं है जो पूर्णतया उत्तरदायी हो और जिसमें कामकाज संबंधी दिशा निर्देश के लिए गवर्नर पर दायित्व नहीं डाला गया हो। प्रांत की सुरक्षा और शांति गवर्नर का विशेष दायित्व नहीं होगा क्योंकि वह अब तो कार्यपालिका का दायित्व होगा। अतः दूसरे परंतु के द्वारा गवर्नर को जो अधिकार दिए गए हैं वे अनावश्यक हैं और वे उससे वापस ले जाने चाहिए। विधायिका के वित्तीय अधिकारों पर एक और प्रतिबंध का प्रावधान धारा 72(घ) 3 में है। इसके अनुसार कार्यपालिका के लिए यह अनावश्यक नहीं है कि उसमें उल्लिखित कतिपय विशिष्ट मदों से संबंधित व्यय को वोट के लिए विधायिका के पास भेजे। नतीजा यह है कि प्रांत के बजट में स्थायी विनियोग की बहुत सी ऐसी मदें हैं जिन्हें विधान परिषद छू ही नहीं सकती। सैद्धांतिक रूप से व्यय की
हर मद पर हर वर्ष विधायिका की स्वीकृति ली जानी चाहिए। परंतु लगभग हर देश के बजट में ऐसा स्थायी विनियोग होता है जिस पर हर वर्ष विधायिका की स्वीकृति आवश्यक नहीं। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी स्थायी विनियोगों की सूची काफी लंबी हो गई है। युद्ध पूर्व वह कुल खर्च का 1/3 भाग थी। कार्यपालिका पर इस बात के लिए विश्वास किया जा सकता है या नहीं कि वह सरकारी खर्च की राशि और उसका स्वरूप तय करे, वह इस बात पर निर्भर है कि विकास का वह चरण क्या है जिस पर कि जनता संवैधानिक सरकार की प्राप्ति में पहुंची है। यदि स्थिति ऐसी है कि सरकार और जनता के राजनीतिक अधिकारों के बारे में अनिश्चय है, तो यह निरापद नहीं होगा कि विधायिका की स्वीकृति के बिना सरकारी खर्च के ऐसे स्थायी विनियोग की अनुमति दी जाए, जैसी कि व्यवस्था धारा 72(3) में है। यह ठीक ही है कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का आधार अभी तैयार ही किया जा रहा है और प्रांतीय विधायिकाओं की कार्यपालिका के अतिक्रमणों से सतर्कता पूर्वक रक्षा करनी होगी। मैं सोचता हूँ, बाबा साहब कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि इसके साथ ही साथ ये भी स्वीकार कर ही लिया जाए कि सरकारी कामकाज पर लोक नियंत्रण के अधिकार को मान्यता मिले और नए संविधान के अधीन उसे पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए, ताकि सरकारी प्राधिकार के मनमाने उपयोग पर विभिन्न अंकुशों और सरकारी खर्च के हर मद की वार्षिक स्वीकृति पर आग्रह करने की जरूरत न पड़े। इस तरह मैं स्थायी विनियोग की इस योजना के विरुद्ध नहीं हूँ, परंतु मैं ये नहीं मानता कि इसकी कानूनी व्यवस्था की जाए जिससे विधायिका के अधिकारों में कटौती हो। कानूनी व्यवस्था पर अधिकार पर यह पाबंदी लग जाएगी कि वह वोट की अपेक्षा न रखने वाली मदों के नियंत्रण संबंधी नीति पर भी विचार नहीं कर सकेगी। वोट की अपेक्षा न रखने वाली मदों की व्यवस्था सुविधा के लिए होनी ही चाहिए, पर उसके लिए विधायिका पर कोई कानूनी अंकुश नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका पर नियंत्रण का अधिकार मूलतः 1919 के सुधार वाले संविधान के अधीन प्रांतीय विधायिकाएं 3 प्रकार से मंत्री पर नियंत्रण रख सकती थीं। नंबर 1 विधान द्वारा, नंबर 2 आपूर्ति रोककर और नंबर 3 वेतन न देकर या घटाकर। केवल दूसरे और तीसरे प्रकार से ही विधायिका मंत्रियों के प्रशासन पर नियंत्रण रख सकती थी। यह नियंत्रण साल में एक बार ही किया जा सकता था, इसलिए वह अपर्याप्त था। अतः 1926 में यह व्यवस्था की गई कि मंत्री के प्रति विश्वास के अभाव का प्रस्ताव रखा जाए। मंत्री के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए विधायिका के ये अधिकार काफी हैं और इनके पीछे उद्देश्य यह था कि मंत्री अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। भावी मंत्रिमंडल संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होगा, जिसके अनुसार मंत्री खड़े होंगे एक साथ और गिरेंगे भी एक साथ। विधायिका के वर्तमान अधिकारों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वह समूचे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना चाहती है। मैं सोचता हूं कि इस आशय के उपबंध किए जाएं और एक नए प्रकार का प्रस्ताव जोड़ा जाए जिसे अविश्वास प्रस्ताव के नाम से जाना जाए और जो मौजूदा प्रस्ताव से भिन्न हो। मेरे साथी बाबा साहब बहुत क्रांतिकारी सुझाव देते हैं अविश्वास प्रस्ताव का, जो कि वर्तमान समय में भी भारतीय संविधान के अनुसार लागू समय समय पर किया जाता है। किसी विशिष्ट मामले में मंत्री की नीति को चुनौती देने वाला प्रस्ताव, ये सुझाव मूडी मैन कमेटी ने रखा था, पर उसे स्वीकार नहीं किया गया। संविधान संशोधन का अधिकार, प्रांतीय विधायिका को यहाँ पर संविधान संशोधन का अधिकार के बारे में बाबा साहब के क्या विचार हैं जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब लिखते हैं कि प्रांतीय विधायिकाएं उस दस्तावेज की शर्तों से आबद्ध हैं जिसके द्वारा उनका गठन हुआ है। उस दस्तावेज के अनुसार उन्हें पूर्ण अधिकारों वाले ऐसे निकायों का स्वरूप दिया गया है जिन्हें अपने राज्य में सभी व्यक्तियों के ऊपर प्रशासन का विशिष्ट और परिभाषित अधिकार प्राप्त है। उन्हें एक खास क्षेत्र में और सरकार के परिभाषित अधिकार प्राप्त हैं। प्रशासन के पूर्ण अधिकारों में स्वाभाविक रूप से संविधान संशोधन का अधिकार शामिल नहीं है। ऐसी कामना है कि प्रांतीय विधायिकाओं को संविधान सभा के अधिकार प्राप्त हों ताकि वे अपने प्रांत के संविधान में संशोधन कर सकें। इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। संसद यदि प्रांत के लोगों को स्वराज दिए जाने की अनुमति दे दे तो उसका अर्थ होगा कि प्रांत के लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी पसंद की शासन प्रणाली चुने। परंतु ये माना ही जाना चाहिए कि कुछ अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो ये नहीं चाहेंगे कि उनके संवैधानिक अधिकारों को बहुसंख्यक तय करें। ऐसा ही होगा यदि प्रांतीय अधिकारों को प्रांतीय विधायकों को संविधान संशोधन का अधिकार दिया जाएगा। इसी प्रमुख कारण से कनाडा का संविधान कनाडा की संसद को संविधान परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं देता, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इसकी मिसाल मौजूद है। वहां अल्पसंख्यकों का अहित किए बिना
विधायिका संविधान में परिवर्तन कर सकती है। भाषा आगे लिखते हैं, अतः इसका कोई कारण नहीं है कि हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण पर न चलें। मेरी सिफारिश है, भाषा सिफारिश करते हैं कि मेरी सिफारिश है कि प्रांत के संविधान संशोधन का अधिकार प्रांतीय विधायिकाओं को दिया जाए, बशर्ते कि उसे विधायिका में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों में संशोधन का कोई अधिकार न हो। लगातार बाबा साहब चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक हो या दलित वर्ग, दलित समुदाय अल्पसंख्यक के रूप में हो, यह सभी के बारे में एक मुख्य चिंता बाबा साहब यहाँ जाहिर कर देते हैं कि संविधान संशोधन के अधिकार के पक्ष में तो है बाबा साहब कि प्रांतीय विधायिका को संविधान संशोधन का अधिकार मिल जाए, लेकिन साथ ही साथ शर्त जोड़ देते हैं, कंडीशन जोड़ देते हैं कि किसी तरह से अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कोई भी परिवर्तन, कोई भी संशोधन न किया जाए और ये अधिकार न दिया जाए प्रांतीय विधायिका को। भाषा आगे कहते हैं कि ऐसा कानून पास करने के लिए क्या विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए, यह निश्चित करना कठिन है, परंतु फिर भी ये कहा जा सकता है कि संविधान संशोधन की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए। संविधान संशोधन की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, इस संबंध में भाषा मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि वह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की काफी कठोरता से रक्षा करें। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की काफी कठोरता से रक्षा करे, परंतु साथ ही उसमें इतना लचीलापन भी रहे कि विकास और अस्तित्व दोनों को जीने के लिए जरूरी माना जाए। कदम उठाने से पहले विचार विमर्श हो और अंतिम निर्णय बहुमत के शासन के सिद्धांत के अनुरूप। मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगता है कि अलग अलग संविधान संशोधनों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया हो। मैं चाहता हूं कि अल्प मूलभूत प्रकार के संविधान अंशों के संशोधनों के मुकाबले अधिक मूलभूत प्रकार के संविधान संशोधनों के लिए प्रक्रिया अधिक कठोर हो। तो भाषा यहाँ संविधान संशोधन की बात करते हैं, लेकिन कई सारी कंडीशन यहाँ पे जोड़ देते हैं। भाषा ने बताया कि संविधान संशोधन की प्रणाली किस तरह की होनी चाहिए। इस बारे में भाषा ने बहुत स्पष्ट यहाँ पर कहा कि वह नागरिकों के मूल अधिकारों की काफी कठोरता से रक्षा करे, परंतु साथ ही उसमें इतना लचीलापन भी रहे कि विकास और अस्तित्व दोनों को जीने के लिए जरूरी माना जाए। कदम उठाने से पहले विचार विमर्श हो, अंतिम निर्णय बहुमत के शासन के सिद्धांत के अनुरूप हो। ऐसी प्रणाली या सिस्टम संविधान संशोधन का होना चाहिए, ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज का अंबेडकर संदेश थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आपने अंत तक इस अंबेडकर संदेश को वॉच किया, सुना, इसके लिए हम आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर है, संविधान संशोधन की प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए। बाबा ने किस तरह की संविधान संशोधन प्रणाली को यहाँ पर पुरजोर समर्थन किया है, समर्थन व्यक्त किया है या सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया है। आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अंबेडकर संदेश में आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।